बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और उससे पहले हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। हार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अब हम अच्छे से जान चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें क्या क्या ख़राबी हो सकती है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन हम तमाम के तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बड़ी क्लासेस में देखेंगे। आज हम वो डिसऑर्डर्स देखेंगे जो कि हमारी खुराक से रिलेटेड हैं, यानी कि हमारी खुराक की वजह से डिसऑर्डर्स अफेक्टेड बाय डाइट, यानी कि डाइट की वजह से जो डिसऑर्डर्स ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पेश आते हैं, हम इनको देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले है डायबिटीज़, जिसको आप नॉर्मली शुगर कहते हो, ठीक है। अब ये डाइट अफेक्टेड ऑर्डर है, पहले ही मैं बता चुका कि आज हम वो देखेंगे जो कि डाइट अफेक्टेड डिसऑर्डर हैं। तो डायबिटीज़ या शुगर ये डाइट अफेक्टेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में मसला क्या होता है? इसमें ये मसला होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हाई हो जाता है। अब क्या वजह है इसकी? ये शुगर का लेवल ज़्यादा क्यों हो जाता है ब्लड में? क्या हम ज़्यादा शुगर खाते हैं? नहीं, वजह इसकी ये है कि इंसुलिन हार्मोन, जो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस के अलावा वो इंसुलिन और एक और ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये दो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि मैसेंजर का काम करती हैं, यानी कि पैगाम पहुंचाने का काम करती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि मैसेंजर का काम करें, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो इंसुलिन एक मैसेंजर है, एक हार्मोन है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? पेनक्रियाज बनाता है। पेनक्रियाज को इसीलिए हम डबल ग्लैंड कहते हैं। ये डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस बनाता है और उसके अलावा ये मैसेंजर भी बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये मैसेंजर भी बनाता है। अब इस मैसेंजर का क्या काम होता है कि अमाउंट ऑफ शुगर को ब्लड के अंदर कंट्रोल में रखना, यानी कि इंसुलिन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। अब जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, यानी कि सेल्स तक तो ग्लूकोज पहुंच जाती है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है पूरी बॉडी में घूमता है। तो जिस सेल में ब्लड से कम ग्लूकोज होगा, ब्लड से उसमें चला जाएगा, लेकिन सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज मौजूद है जितना कि ब्लड में मौजूद है, तो ये आगे ट्रांसफ़र करेगा, उस सेल में डिफ्यूज़ नहीं होगा। यानी कि सेल में अगर ज़्यादा है, मज़ीद जगह नहीं है, तो ये ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा। तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इंसुलिन ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज बहुत सारे मिल के ग्लाइकोजन बन जाता है, और इनको कौन मिलाता है? इंसुलिन हार्मोन मिलाता है। अब ग्लाइकोजन को लिवर और मसल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज को एज इट इज़ नहीं स्टोर कर सकते। ग्लूकोज जब मिल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे तो मसल्स और लिवर इसको स्टोर करेंगे, और इनको कौन कन्वर्ट करेगा? इंसुलिन कन्वर्ट करेगा। अब
अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, किसी भी वजह से पेनक्रियाज में ख़राबी आ गई, या फिर जो इंसुलिन मौजूद है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ब्लड में अब मैसेंजर मौजूद नहीं है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं, या शुगर अपनी ज़बान में हम इसको कहते हैं। इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ पिल्स आर गिवन ओरली, या तो हम टैबलेट्स डायबिटीज़ की खा सकते हैं, या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड। इसकी इंसुलिन की जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया होता है, अब पैनक्रियाज तो नहीं बना सकता, लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में इंसुलिन बनाया जाता है और उसको इंजेक्शन के ज़रिए आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये पहला डिसऑर्डर था ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब दूसरा डिसऑर्डर क्या है? दूसरा डिसऑर्डर एस्थमा है, जिसको हम दमा भी कहते हैं। अब ये दमा तो ये तो रिस्पायरेटरी डिजीज़ हैं, हमने तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की है, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी रिलेटेड है। कैसे? अब एस्थमा में होता क्या है कि जो रिस्पायरेटरी एयर पैसेजेस हैं, ब्रोंकियोल्स हैं लंग्स के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं या फिर नैरो हो जाती हैं। इनके ब्लॉकेज या नैरो होने की वजह से जो ब्रीदिंग है वो मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। यानी कि सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं लेकिन अल्वियोलाई तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है या रास्ता तंग है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होगा, ऑक्सीजन सेल को चाहिए होता है और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये दोनों सिस्टम की कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो है तो ये रिस्पायरेटरी डिजीज़, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इससे अफेक्ट होता है। इसके काजेज़ क्या हैं? एस्थमा जो कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ है जिसमें ब्लॉकेज हो जाती है एयर पैसेजेस की, इसके काजेज़ क्या हैं, वजह क्या है, किस वजह से ये डिज़ीज़ होती है? दिस डिज़ीज़ में बी ड्यू टू जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि या तो जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली कैसे? कि हमारे पेरेंट्स को अगर ये बीमारी थी कि उनके ब्रोंकियोल्स नैरो थे या ब्लॉक थे, तो बच्चे में भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, एस्थमा, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर ये दूसरी वजह है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से? इनमें शामिल है पोलन्स शामिल है, जिनको एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है ब्रोंकियोल्स की, या फिर स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर्स शामिल हैं प्लांट्स के, या फिर और जो फंगस वगैरह के स्पोर्स होते हैं। फिर इसके अलावा ठंड की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है। एंड पोल्यूशन, ये जो हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, गंदगी है, ये चाहे इंडस्ट्रीज़ की है, व्हीकल्स की पोल्यूशन है, उनकी वजह से भी एस्थमा हो सकता है। तो एस्थमा के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पोलन्स, स्पोर्स, कोल्ड एंड पोल्यूशन। तो क्या इसकी ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है? इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि एस्थमा में जो इसकी निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं, यानी कि इसमें अगर बुखार होता है या कफ वगैरह होता है, उनको रोका जा सकता है, ठीक है, मेडिसिन्स के ज़रिए, इनहेलर्स के ज़रिए। यानी कि सिम्टम्स कैन बी प्रिवेंटेड
symptoms can be prevented by medicines or inhalers. तो सिम्टम्स से हम खुद को बचा सकते हैं अस्थमा के। ये दूसरा डिसऑर्डर था। अब थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन कंपोनेंट है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ये आयरन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। अब आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन चूँकि ज़रूरी होता है आरबीसीज फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स का मेन कंपोनेंट है आयरन। रेड ब्लड सेल्स आयरन के बगैर नहीं बन सकते, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अगर डेफिशिएंसी होगी आयरन की तो क्या होगा? नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। लोअर्स डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लोअर्स द नंबर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का नंबर बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कम ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में रिड्यूस हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होगी जब टिश्यूज़ को, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन विच लीड्स टू द लॉस ऑफ नंबर्स ऑफ आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज़ या सेल्स विल बी रिड्यूस्ड। सेल्स या टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज एनीमिया। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? एनीमिया का नाम देते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है आयरन रिच फूड खाना। आयरन रिच फूड, ईट आयरन रिच फूड। आयरन रिच फूड कौन कौन से हैं, ठीक है? इनमें ग्रीन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जिन वेजिटेबल्स के लीव्स डार्क ग्रीन हों, ठीक है, लीव्स बड़े हों डार्क, जिस तरह ये पालक का साग होता है, ठीक है, इस तरह के वेजिटेबल्स खाना। इसके अलावा पल्सेस यानी कि दालें, ठीक है, नट्स वगैरह, मूंगफली और इस तरह बादाम वगैरह, फिर बीन्स, मटर, मोठ वगैरह, ये बीन्स में आ जाता है। फिर मीट, मीट में भी आयरन होता है। फिश, इसमें भी आयरन होता है। एंड एग्स, अंडे में भी आयरन होता है। तो एनीमिया डेफिशिएंसी है आयरन की, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी काज होती है, और रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी काज होती है टिश्यूज़ या सेल्स में। तो इस डेफिशिएंसी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस डिसऑर्डर को, जो कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसको इन फूड्स के ज़रिए जिनमें आयरन की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, इनसे ख़त्म किया जा सकता है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, बीन्स, मीट, फिश और एग्स वगैरह को यूज़ करके इस डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू कोलेस्ट्रोल और अ ब्लड क्लॉट। कोलेस्ट्रोल एक फैटी सब्सटेंस या ब्लड खून जम जाए, क्लॉट हो जाए ब्लड वेसल्स में, कोलेस्ट्रोल या खून जम जाए ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से वेसल्स ब्लॉक हो जाएं, इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। अब ये ब्लॉकेज, ये थ्रोम्बोसिस अगर उस आर्टरी में हो रही है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम कहते हैं, उन आर्टरीज में ये ब्लॉकेज अगर हो जाए जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलेगा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टॉप हो जाएगी, स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा, जिसके रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे वो किया जा सकता है, इसका कोई इलाज या ट्रीटमेंट है या नहीं है? इसको यानी कि ट्रीटमेंट तो एज प्रॉपर इसकी नहीं है, लेकिन इसको प्रिवेंशन इसकी ज़रूर है कि आप फ्राइड फूड ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि अवॉइड eating food which have cholesterol, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ऐसा फूड आप ना खाएं ताकि आप थ्रोम्बोसिस से बच सकें। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। इसमें डायबिटीज़ या शुगर के बारे में हमने देखा, उसके काजेज़ देखे, फिर ट्रीटमेंट देखी। इंसुलिन इसमें मेन जो हार्मोन इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एस्थमा को हमने देखा जो कि एज सच रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। इसकी वजूहात हमने देखी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोलन्स, कोल्ड या पोल्यूशन वगैरह हैं, और ट्रीटमेंट इसकी प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को मेडिसिन या इनहेलर से क्योर किया जा सकता है। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स हमने देखे जिसमें एनीमिया है, थ्रोम्बोसिस है। एनीमिया में हमने देखा कि आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसको हम ये वेजिटेबल्स और ये कुछ एग्स वगैरह, मीट, फिश वगैरह से इसको हम क्योर कर सकते हैं। थ्रोम्बोसिस, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल या ब्लड क्लॉट। तो जब यही ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में हो तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल जो फूड, जिस फूड में हो उसको हम खाना बंद कर दें, तो इससे हम जान छुड़ा सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट फॉर ट्रीटिंग प्रॉब्लम्स विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ को क्योर करती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस या ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, अब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब आज का जो आपका होमवर्क है, रफ़ नोटबुक पे आपने काजेज़ लिखने हैं। डायबिटीज़ के का काज लिखना है, ठीक है, और एस्थमा का आपने काज लिखना है, और इसके अलावा एनीमिया के आपने काजेज़ लिखने हैं कि किस वजह से एनीमिया होती है और थ्रोम्बोसिस किस वजह से होती है।
ये आपने शॉर्ट सिंपल एक एक लाइन में आपने रफ़ नोटबुक पे लिख के मुझे सेंड करना है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो आपने पूछना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।